नमस्कार। उत्तराखंड के सुलगते सवाल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार और उत्तराखंड के मुद्दों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति मंगलेश डबराल जी हैं। डबराल जी टिहरी जिले से आते हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के मुद्दों पर वो हमेशा संवेदनशील रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड समाचार फेसबुक पेज पर डबराल जी का हम स्वागत करते हैं। डबराल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपसे चर्चा करने के लिए हम जो लगातार पिछले 2-2.5 महीने से चर्चा कर रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों से, आज आप हमारे साथ हैं। तो उत्तराखंड के सुलगते सवाल मुद्दे पर जो हमारा मुद्दा है वो यह है कि उत्तराखंड राज्य बने 20 साल हो गए हैं और 20 साल होने के बाद जो है उत्तराखंड 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक पहाड़ है और एक मैदान है। मैदान का क्षेत्र बहुत अधिक विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ के मुकाबले आप देखेंगे तो मैदान के क्षेत्र में फिर भी विकास है, लेकिन पहाड़ लगातार जर्जर होते चला गया है। तो क्योंकि आप पहाड़ से आते हैं, आपने पहाड़ को बहुत करीब से देखा है, तो राज्य बनने के 20 साल बाद किसी राज्य की इस तरह की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली में रहकर एक साहित्यकार, एक पत्रकार के तौर पर आप इसको देखते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या कौन सी बात उठती है उत्तराखंड को लेकर? जी धन्यवाद शंकर सिंह जी, और आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपने ये कोविड की जो कैद है उसके दौर में आपने एक इस तरह के सुलगता हुआ सवाल उठाए हैं, सुलगते हुए सवाल, तो ये भी एक तरह से अच्छा है। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं उत्तराखंड से तो बहुत दूर हुए मुझे काफी समय हो गया है, और इस समय कोविड की जो महामारी है उससे तो और भी मैं उत्तराखंड नहीं जा पाया। तो लेकिन एक पत्रकार के नाते और एक कवि के नाते और उत्तराखंड में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति के नाते, और जिसका बचपन का और युवावस्था का बड़ा हिस्सा हुआ हो, उसके नाते मेरे सरोकार जो है वो हमेशा उत्तराखंड से जुड़े रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड और उसके साथ जो दूसरे राज्य बने थे, उनको बने हुए 20 वर्ष हुए हैं, इनका लेखा जोखा अगर हम यहाँ से करें तो एक गहरी निराशा हाथ में। और मुझे अपने प्रिय कवि हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, और वो छत्तीसगढ़ में रहे थे, और छत्तीसगढ़ का गठन भी उसी समय हुआ था जब उत्तराखंड का हुआ। तो उनकी कविता पंक्ति है कि पृथक राज्य आयल पण छत्तीसगढ़ गईल, यानी पृथक राज्य तो आ गया लेकिन छत्तीसगढ़ चला गया। तो ये मुझे लगता है कि ये कविता पंक्ति जो है हमारे पहाड़ के बारे में भी उतने ही सच है कि उत्तराखंड आ गया, उत्तराखंड आएगी, और लेकिन पृथक राज्य आएगी लेकिन उत्तराखंड चलेगी। यानी पृथक राज्य तो हो गया हमारा, लेकिन उत्तराखंड चला गया। आप देखिए कि उत्तराखंड की आर्थिक समस्याएं जो कि जो उसकी संपत्ति जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं दी है। उसकी जो बिजली है, वहाँ उत्पादित होने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को चला जाता है। तो जमीन का बंटवारा तो हो गया है, भौगोलिक बंटवारा हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो देनदारियां उत्तराखंड पर बनती थी वो बरकरार है, उनमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। मुझे इसको डिटेल पता नहीं क्या क्या चीजें उत्तराखंड को मिली हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें हैं और अधिकांश हिस्सा नहीं मिला है, और उसके मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही विचारधारा, एक ही पार्टी की सरकारें हैं, तो उनमें आपस में तो भाईचारा जो बनता रहता होगा, इसलिए इस बात की कोई मांग करने वाला भी नहीं।
तो एक बात, दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड से जो विस्थापन था, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है विस्थापन, वो तो अभी तक जारी है, उसी तरह जारी है। उसपे सिर्फ कोरोना महामारी के दौरान कुछ रोक जो है लगी है, लेकिन वो उसी तरह पलायन, उसी तरह विस्थापन है। और आपने जो कहा कि मैदान और पहाड़ के दो हिस्सों में बन गया लगभग, तो वो तो निश्चय ही बन गया है। और जो नया परिसीमन हुआ है, इससे तो ये और भी बटा है। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, उसके हाथ में तो फिलहाल ये झुंझुना पकड़ा दिया गया है हमारी वाली सरकार ने, कि हमने तो आपके एक पर्वत पुत्र को जो है हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है, एक को हमने सेनाओं का मुखिया बना दिया है। अब और आपको क्या चाहिए? तो इस तरह की प्रतीकात्मकता जो है ना, इस तरह प्रतीकों की जो राजनीति है, भले ही उन दोनों सज्जनों ने उत्तराखंड के लिए कुछ कर दिया हो और नहीं किया है, तो लेकिन वो एक प्रतीक राजनीति। हम आ, चार धामों के लिए ऑल वेदर रोड जो बन रही है, ऑल वेदर रोड, असल में ऑल वेदर रोड पहाड़ के चारों धामों के लिए कभी नहीं बन, क्योंकि चाहे आप कितनी भी आधुनिकतम सड़क बनाते हैं, अत्यंत उन्नत टेक्नोलॉजी, जापान और अमेरिका के टेक्नोलॉजी मंगा करके, जर्मन इंजीनियरिंग से मदद लेकर के बना दें, वो कभी चारों मौसमों में कारगर हो नहीं सकती। और बर्फ के मौसम में न तो कारगर होगी और न वहां कोई जाए। तो ये इस तरह की अव्यावहारिक चीजों से लोगों को बहला दिया जाता है, लोगों को फुसला दिया जाता है। और मुझे लगता है इस समय मैदान में जो लोग हैं वे बड़े मजे से हैं, और उनके सामने काफी आर्थिक और सामाजिक गुंजाइशें खुली हुई हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। और वो विस्थापन आज तक जारी है, जो कि 100 से भी अधिक साल पहले शुरू हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि गबर सिंह नेगी नाम के एक व्यक्ति थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती होने के लिए अपने अपने घर चम्बा से कोटद्वार गए और लैंसडाउन गए, क्योंकि उस समय लैंसडाउन जो है अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का एकमात्र केंद्र था उत्तर भारत में। तो वहां वो पैदल चल कर गए और वो भर्ती होने वाला पहला व्यक्ति गबर था, जिनको कि 2-3 वर्ष के बाद जब शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध, तो उनको जो है यूरोप की मोर्चे पर जो है जान गंवानी पड़ी। तो वो पहला विस्थापित था हमारे यहाँ। उसको 100 से अधिक वर्ष हो गए, 100 से भी अधिक वर्ष हो गए, और तब से ये विस्थापन लगातार जारी है। चाहे आर्मी, सेना की भर्ती हो, चाहे रोजगार की तलाश में शहरों में आना हो, या अन्य किसी कारणों से। तो इस तरह से एक सदी से भी ज्यादा जो विस्थापन का ये दास्तान है। तो अब स्थिति यह है कि मेरे पास लगभग 4 साल पहले की रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड के 16,793 गाँव में से 1300 गाँव में अब कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, एक भी आदमी नहीं है वहां। वहां सिर्फ जानवर रहते हैं, जंगल उग आए हैं और जानवर, और उसके अलावा लगभग 3,000 गांव ऐसे हैं जहां की आबादी 10 से 20% तक पलायन करती है। तो यानी लगभग 4,500 या 5,000 के आसपास गाँव में इतने लोग कम हो गए हैं। उन्हीं दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि पौड़ी गढ़वाल के मांडुल गांव में एक विमला देवी नाम की महिला है, जो अकेली महिला बची है गांव में,
और ये रिपोर्ट बीबीसी में थी। और वो महिला 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती हैं, और उनका बेटा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो छोटी मोटी नौकरी करता है, और वो क्योंकि शहर में रह नहीं पाती हैं, उनका कोई समाज शहर में नहीं है, उनके पेड़ पानी उनकी हवा शहर में नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं जाती भी हैं तो 1 महीने में लौट आती। और 5 बजे के बाद वो जंगली सुअरों और बाघ के डर से वो बाहर नहीं निकलती। तो मैं ये पाता हूँ कि आज के उत्तराखंड के अनेक गाँव में अब खेती करना बंद हो चुका है, और जहाँ खेती करना संभव है, मसलन एक गांव में अगर 40 परिवार हैं और उसमें से 10 परिवार चले गए हैं और 30 बच्चे हैं, तो वे भी खेती नहीं कर पा रहे। इसकी वजह ये है कि उनके खेतों में जंगल उगाए हैं, और उन जंगलों में जंगली सुअर पैदा हो गए हैं, जो कि जिनका काम फसलों को बर्बाद करना है, बंदर और जंगली सुअर। इसलिए वो जो बाकी बचे हुए परिवार अगर वहाँ खेती करते हैं, तो उनकी फसलें जो है वो जंगली सुअर और बंदर खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। ये एक इतना बड़ा संकट है। तो जब आप एक नागरिक की इस लोकतंत्र में सिर्फ यही भूमिका समझ लेते हैं तो उसका काम 5 साल में एक बार वोट देना है, वो सिर्फ एक वोट है, इसके अलावा कोई भूमिका। तो सिर्फ वो एक ऐसा आदमी है जो आपके प्रदेश में रहता है और साल में पूरा 5 साल में वोट देता है, एक बार ये पंचायत के चुनाव में वोट देता है, किसी और चुनाव में वोट देता है। इसके अलावा इस सरकार का उस नागरिक से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे स्थिति में विस्थापन पर कोई रोक क्यों लगाए? और विस्थापन रोकने की कोई वजह भी नहीं है, इसलिए वहां नए रोजगार पैदा नहीं है। और विस्थापन तभी रुकेगा जब नया रोजगार पैदा है। रोजगार के नाम पर मुझे लगता है कि ठेकेदारी हुई है और जमीन की खरीद फरोख्त हुई है मैदानों में, और इमारतें बनाने का काम हुआ है। ये रोजगार बनते हैं, इसके अलावा और कोई रोजगार। जी, आपने कई मुद्दे उठाए हैं। सारे मुद्दों में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है कि उत्तराखंड की परिसंपत्तियां 20 साल बाद भी यूपी के कब्जे में हैं। और इस पर मैं ये कहना चाह रहा था, इस पर सवाल ये था कि अभी इसी 2020 मार्च में उत्तराखंड सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी है सर। उस रिपोर्ट में कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश के साथ जो पुनर्गठन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर लिया है, हमने उपलब्धियां हासिल कर ली है। अब जो लखनऊ में हमारा जो पुनर्गठन का कार्यालय है उसे भी बंद कर दे रहे हैं, तो अब हमारी कोई समस्या नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है, जिस टेहरी से आप आते हैं उस टेहरी का इतना बड़ा टेहरी डैम, आज भी उसपे जो हिस्सेदारी उत्तराखंड की होनी चाहिए थी, आज भी उसपे यूपी की हिस्सेदारी है। और उसके अलावा हरिद्वार का भीमगढ़ा बैराज, बनबसा का लोहेहट बैराज, कोलागढ़ का रामगंगा बैराज यूपी के कब्जे में है। हरिद्वार की जमीनें जिसमें कुंभ होता है वो जमीनें यूपी के कब्जे में है। सिंचाई विभाग के 4000 से अधिक भवन यूपी के कब्जे में है। आवास विकास की सारी जमीनें यूपी के कब्जे में है। और आप देखेंगे नहरें, 42 नहरों में से कुछ नहरें वापस मिली है, ज्यादातर यूपी के कब्जे में है। और 11 विभागों की परिसंपत्तियां आज भी यूपी के कब्जे में है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। तो इस हालात में आपको क्या लगता है सर? इसके ब्यौरे आपके पास, आप लोगों के पास ज्यादा होंगे जो कि वहाँ दैनिक के संपर्क में रहते हैं। मैं इतनी दूर से, मेरे पास कोई आंकड़े या कोई बहुत ऐसी जानकारियां नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उत्तराखंड की परिसंपत्तियां जो है वो अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के कब्जे में है। और सत्ताएं झूठ बोलती हैं हमेशा से। और हमारे इस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो सत्ताएं हैं वे तो और भी झूठ बोलती है ना। वो और भी झूठ बोलती है। उनका झूठ बोलना ये उनका दैनिक काम, रोज उसका झूठ बोलने लगते। तो हम इस बारे में क्या करें? लेकिन मुझे लगता है
ये जो पलायन की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, ये नहीं रुकी है। दूसरी बात मैं शंकर सिंह जी आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहता हूँ कि पर्यावरण अब पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड के पर्यावरण पर किसी का ध्यान नहीं है। सब लोगों ने आंखें मूंद ली वहां से। उसका क्या नुकसान हो रहा है, कितना नष्ट हो रहा है वो, और उसकी समस्याओं पर किसी ने ध्यान देना, किसी ने भी ध्यान देना, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, जो पर्यावरण के आंदोलन के कार्यकर्ता लोग थे, जो नेता थे, वे आज बहुत बुरे हो, चाहे चंद्र प्रसाद भट्ट हो, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा जी हो, या और लोग हो। उनमें से कई लोग जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे प्रताप, चाहे और लोग, या जो अभी जो घसियारी आंदोलन चला है सभी लोगों ने, वो भी हमारे सामने चले गए। तो उनकी जगह लेने के लिए कोई भी नहीं आया। उत्तराखंड आंदोलन जिन लोगों ने शुरू किया था, वो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, उसके जो सच्चे लोग थे वह आज बहुत वृद्ध हो चुके हैं। उनमें शमशेर सिंह तो नहीं रहे, चाहे राजीव लोचन शाह हो, उसमें से गिरदा चले गए हमारे बीच से, और लोग जो लोग थे, ज्यादातर लोग जाते, जो लोग बचे हैं वह इतने सक्षम नहीं है कि वो बहुत सक्रिय रह सके। उनकी जगह जो लोग आए हैं, उनका काम एकमात्र ये रहा कि सत्ता के लिए कितनी तरह से बिक सकते हैं, वो बिकी है। तो पर्यावरण की ओर तो ध्यान नहीं है। आप देखिए कि पिछले दिनों में गया था अपने घर, उत्तरकाशी भी था, वो सड़क और के नाम से सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, उसके लिए इतने विस्फोट किए जा रहे हैं। और ये सही है कि अब आप डायनामाइट इस्तेमाल नहीं करते हो, पर जो प्रतिबंध लग गया है, लेकिन जहां जरूरी है वहां उसका इस्तेमाल होता है। और उन्होंने पहाड़ों को कितना खोखला किया है, और ये मुझे देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि ऋषिकेश से और टिहरी तक की सड़क इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी कि उसको और चौड़ा करने की जरूरत है। अब आप जो मेरे ख्याल से जो अमीर वर्ग है, जो हमारे 4 धाम धार्मिक स्थानों पर जाता है, तीर्थ स्थलों पर जाता है, वो अब आमतौर पर क्या करता है, वो या तो हेलीकॉप्टर से जाता है, या वो रोपवे से जाता है, और तरह से। मुझे लगता है बस से जाने वाले यात्रियों का परसेंटेज कितना है, इस बारे में बात की जानी चाहिए, जो शायद। तो ये ऑल वेदर रोड एक तरह का पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला काम है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। तो उसी तरह बांधों का वो है मामला। तो बांध आप जो बना रहे हैं, मतलब विकास की जो अवधारणा है, उसका विकास का भूत लोगों के सर पे इतना सवार हो चुका है कि कोई ये पीछे मुड़कर नहीं देखता कि अब तक जिस विकास का नारा दिया गया है, जिस विकास का ताम झाम बताया गया है, उससे क्या, कितना, किसका विकास हुआ है। ये मुझे कहीं पढ़ने दो, ये क्या विकास सचमुच हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लोगों की प्रतिभा की आय बढ़ी है या नहीं, या लोगों के वहां का पहाड़ का जो उत्पादन है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। पहाड़ के लोग अपनी जिस खेती के लिए जाने जाते थे, जिसको कि आज शहरों में लोग उसको एथनिक और ऑर्गेनिक खेती मान करके महंगे दाम पर बेचते हैं, वो चाहे हमारे यहाँ का जंगोरा हो, गहत हो, भट्ट हो, दतोर हो, हमारे यहाँ के तरह तरह के चावल हो, उनको आज बड़े शहरों में जो है वो एथनिक और ऑर्गेनिक फूड कहकर बेचा जा रहा है, और इतने महंगे हैं वो कि एक आम आदमी को नहीं। पिछले दिनों मेरी बेटी ने किसी साइट से जो है वो रागी यानी कोदो के चिप्स मंगाए, वो चिप्स बहुत महंगे हैं। यानी आज जो हमारे यहाँ का जो सस्ता अनाज है,
उसको आप अत्यंत महंगा अनाज बना करके और उससे आप बिस्किट और चिप्स बना करके दें। ये बताइए, क्या इन उद्योगों को, इन छोटे उद्योगों को बाहर में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? लेकिन ये नहीं दिया गया। मैं आपको सामने एक उदाहरण देता हूँ। हिमाचल का गठन होने के बाद पहले मुख्यमंत्री यशवंत परमार ने सीधे हॉर्टिकल्चर, बागवानी पर ध्यान दिया। उन्होंने मौसम का अध्ययन किया। मौसम के अध्ययन से उन्होंने नतीजा निकाला, यहाँ यहाँ जो सेब, खुबानी, आड़ू, अखरोट, कुलम, इनकी खेती की जानी चाहिए। आज स्थिति है कि आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उत्तराखंड 1 साल पहले आजाद हो गया था 1949 में, और हिमाचल 1950 में गठन हुआ। 1949 में राजा के दमन से मुक्त होने के बाद हिमाचल की तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा कि हिमाचल से बहुत कम विस्थापन हुआ है। और यहाँ तक कि हिमाचल के साथ, हिमाचल से जुड़े हुए जो इलाके हैं, भले ही वो टिहरी गढ़वाल या देहरादून में पड़ते हो, वहां से विस्थापन कम हुआ है, मतलब तिरनी है या और जगह। जी जगमोहन सिंह जी, आप बिल्कुल पहाड़ खेती को मनरेगा से जोड़िए। हाँ जी बिल्कुल, इससे वहाँ लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, और इससे शायद महिलाओं को भी आय होगी, जो कि बिल्कुल नहीं होती है। हमारे पहाड़ में अभी तक महिलाओं की कोई आय नहीं, शायद मनरेगा से उनको कोई आय मिलेगी, वो 2 तो सवाल ये कि हम विकास की क्या अवधारणा, विकास जो आपने अभी ऑल वेदर रोड का सवाल उठाया था। ऑल वेदर रोड, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये जो इसकी चौड़ाई है 12 मीटर, वो कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ों का बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये 5.5 मीटर से ज्यादा जो उसकी काली वाली पट्टी है, 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिकमेंडेशन को मान लिया है, लेकिन इस रिकमेंडेशन को मान लेने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सड़क परिवहन मंत्रालय का, जिसमें ये कहा गया है कि यमुनोत्री मार्ग के लिए हुआ है कि उसमें टोल चौकी लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इससे ये जानकारी, इससे ये बात सामने आ रही है कि ये जो चौड़ीकरण 12 मीटर का जो चौड़ीकरण है रोड का, वो किसी की सुविधा के लिए नहीं है, वो यहाँ टोल कमाने के लिए उसका जो है उस सड़क को बनाया जा रहा था, और इन्होंने शुरू कर दिया है। क्या कमाने के लिए? जी, टोल से पैसा कमाया जाएगा। टोल चुंगियां लगेगी जगह जगह। अभी एक नोटिफिकेशन हो गया है उसका यमुनोत्री मार्ग के लिए, अभी 7-8 नोटिफिकेशन और होने वाले हैं, जो हर मार्ग पर 1-1, 2-2, 4-4 जो है वो टोल चौकियां लगेंगी और उससे कमाई की जाएगी। तो इस तरह की जो चीजें है कि वैज्ञानिक हो, ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि पवन चक्कियां जो है, क्या उनके लिए इतनी चौड़ी सड़क चाहिए? पवन चक्कियां मैंने भी यूरोप के देशों में देखी है, और पवन चक्कियां सड़क के किनारे नहीं लगी होती हैं, वो ऊंचाइयों पर लगी होती है, जहाँ हवा चलती है, जहाँ हवाओं की तेज हवाएं हैं, वो ऊंचाइयों पर लगती है। तो चौड़ीकरण का इससे पवन चक्कियों से क्या संबंध है पवन ऊर्जा से, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। और इसके लिए क्या कोई वैज्ञानिक राय ली गई है? अगर ली गई है तो रिपोर्ट कहाँ है? ये कोई किसी के दिमाग में आता है कि हमको सड़क चौड़ी करनी चाहिए और पवन चक्कियां लगानी चाहिए, क्या इतने से बात बन जाती है? क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट है हमारे पास? तो मुझे इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी, कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट से। जी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसके आधार पर इन्होंने कहा कि ये 5 मीटर से 4.5 मीटर से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए इसको। जी अच्छा। हाँ, तो अभी जस्ट 1 महीना हुआ है। जी अच्छा। तो मुझे लेटेस्ट चीजें नहीं पता है, लेकिन स्थिति ये है कि हमारा पूरा जोर, हमारी सरकार का भी और हमारे समाज का भी
थोड़ा जोर इस पर है, इस तरह हम अपनी पहाड़ी पहचान को खो सकते हैं और एक मैदानी पहचान धारण कर सकते हैं। तो एक प्रक्रिया, अजीब प्रक्रिया, एक उल्टी प्रक्रिया पहाड़ में चल रही है कि जो मैदानी लोग हैं वो तो धीरे धीरे पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। मसलन मुक्तेश्वर में आज आप जाइए, मुक्तेश्वर में और रामगढ़ में कितने लोगों ने मैदान से जाकर अपने अपने घर बना लिए हैं, बड़े बड़े घर बना लिए, आप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जगहों पर भी हुआ है। मेरे पास जो मुक्तेश्वर का अनुभव है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी जो पहाड़ी लोग हैं वो बहुत तेजी से मैदानी होते जा रहे हैं। देखिए, टिहरी बांध ने जिन लाखों लोगों का विस्थापन किया और जिनको कि देहरादून और हरिद्वार के बीच में जमीनें मिली, ठीक है, वो जमीनें हो सकता है उर्वर होंगी, लेकिन उन्होंने क्या खोया है? उन्होंने जो कुछ खोया है वो भयानक है। उन्होंने अपना पहाड़ खो दिया है, अपनी हवा, पानी, अपना निर्मल जल था, अपने हरे भरे पहाड़, हरियाली खो दी। उन्होंने अपनी भाषा खो दी है। देखिए, उनकी अगली 3 पीढ़ियों के बाद उनकी भाषा लुप्त हो गई। अगली 3 पीढ़ियों के बाद उनके लोग याद रहेंगे, न उनकी भाषाएं याद रहेंगी, न बोली याद रहेगी, और न वे संबंध बने रहेंगे दोस्तों, है ना? तो ये प्रकार से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं हमारे भाई यशवंत परमार जैसे सोच का मुख्यमंत्री होता तो शायद जो है, और दुर्भाग्य है कि हम विकास की इसी अवधारणा के फेर में आ गए तो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में या कहीं भी चलती है, तो हमारे विकास की अवधारणा कुछ और। मसलन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके रानी चौधरी ने एक शाखा है, उसने बीजों पर काम किया है, निसंदेह, और कुछ अच्छे वैज्ञानिक वहां, जिनमें मेरे भी एक आध मित्र रहे हैं, अब रिटायर हो। क्या कृषि विश्वविद्यालय ऐसा कोई उपाय कर सकता था कि हमारे यहाँ झंगोरा जो होता है, जिसका कि छिलका बहुत कठोर होता है, और ये कहा जाता है कि जो सास अपनी किसी बहू से नाराज होती है तो उसको जंगूरा कूट निकल दे देती है, उसका छिलका जो है वो उतारना बहुत मुश्किल होता है, उसके छिलका निकाला जाता है। जी जी जी, हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखिए, जो जंगुरा जो है वो इतना निरापद खाद्य है, वो एक अत्यंत निरापद खाद्य है। और जंगोरा की खीर बनाइए, जंगोरा की इडली बनाइए, जंगोरा का भात बनाइए आप, वो इतना 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 ज्यादा उसमें इतना ज्यादा पोषण नहीं, इतना ज्यादा वो उसमें जीवन के तत्व होते हैं कि वो चावल में नहीं होते। तो क्या ऐसा उपाय हो सकता था कि उसका छिलका जो है वो थोड़ा सा मुलायम किया जाता है, या इसी तरह से जो हमारे यहाँ के चावल हैं, कई वेराइटी है, बहुत ज्यादा, वो उनमें उनमें वो संतुलन किए जा सकते थे। जैसे हमारे यहाँ दाल चावल है जो दुनिया में कहीं नहीं होता है, और जो जौनपुर इलाके में होता है, या इसी तरह से। हाँ, ये जरूर है कि कुछ राजमा वगैरह में कुछ परिवर्तन, कुछ संवर्धन किए गए हैं, लेकिन यही काम तोड़ के साथ, तोड़, गहत और इस तरह की दूसरी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि पंतनगर इसने की इतने सारे चीजों पर जो काम किया है, इस मामले में काम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हम अपनी संस्थाओं को ही अपने अनुकूल नहीं बना पाए, हम उनके अनुरूप उनको नहीं दे पाए हैं। इसमें किसका दोष है? इसमें जाहिर समाज का दोष तो है, इस पर व्यवस्था का ही दोष है। तो अगर आप ये रवैया अपनाएंगे तो होगा ये कि मैदानी लोग पहाड़ी होते जाएंगे, पहाड़ी लोग मैदानी। मेरे मन में मैदानियों के प्रति कोई असम्मान नहीं, मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ, वो उतने ही ज्यादा नागरिक है हमारे जितने ज्यादा कोई भी पहाड़वासी, लेकिन एक संतुलन बरकरार रहना।
वो संतुलन जो है इस समय पहाड़ में अब क्या है, अब जो नरेंद्र सिंह नेगी का गीत है ना, मुझको पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। तो यही हो गया है कि हर अब मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि गांव में कोई नौजवान शादी कराने को तैयार है, इसलिए कि वहाँ डीजे नहीं आ सकता है, वहाँ कोई बिजली नहीं है उपलब्ध हमेशा, इसलिए वहाँ डीजे नहीं आ सकता है, नाचना संभव नहीं है वहाँ। तो ये इसलिए ये है कि मुझको पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला तो ये स्थिति हो गई है। और मुझे ये लगता है कि आ, आ, कि अनेक लेखक हमारे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने हमारी व्यवस्था हमारे हमारे सरकार 20 साल हो गए हैं, 20 साल से उत्तराखंड में साहित्य, संस्कृति, कला, शिल्प, नृत्य, इसके लिए कोई इसके विकास के लिए कोई भी उपाय नहीं, सिवाय इसके कि सरकार शायद हर साल कुछ लोगों को बुला करके उन्हें कुछ पुरस्कार दे देती होगी और उनको पैसे दे देती होगी, लेकिन सवाल सवाल पैसे देने का नहीं, सवाल ये बिल्कुल नहीं है। आप उस कला की संवर्धन क्या कर रहे हैं? हमारे से ढोल नगाड़ा हुड़का हुड़का रणसिंगा चिड़ाई सब गायब हो चुके हैं। सब आपने उसके लिए क्या किया? आपने उनको बचाने की कोशिश की? क्या इसके लिए कोई संग्रहालय बना? क्या आपने औरतियों की हालत की ओर ध्यान दिया? जो लोग उसको बजाते थे और अब नहीं बजाते, अब वो दूसरे धंधों में लग गए। उन्हें रोजगार नहीं मिलता उससे, तो वो कहीं कहीं जाएंगे जी, उन्हें उससे रोजी रोटी नहीं मिलती, तो कहीं न कहीं जाएंगे रोजी रोटी कमाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, जी जी। आपकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं रही, कुछ समस्या है उसमें। अच्छा, कम सुनाई दे रही है? हाँ जी जी जी, मुझे लगता है आपका जो ये जो है माइक जो है इसमें वो दिक्कत बहुत हो, इसे हटा दूं? नहीं नहीं इसे कोई हटा ऐसी दो। हाँ, अब आ रही है आवाज। अच्छा। तो ये हमने उन कलाओं के लिए कुछ नहीं किया। देखिए मैंने और कुछ और हमारे लेखकों का राजेश अंबानी और दूसरे लोग नवीन नैथानी वगैरह ने ये मांग की थी कि जब वहाँ कांग्रेस सरकार थी कि आप कुमाऊं विश्वविद्यालय में सुमेधानंदन पंत पंत पीठ और गढ़वाल विश्वविद्यालय में हमारे बहुत बड़े कवि चंद्र कुमार बरसात के नाम पर एक पीठ बनाएंगे और उन पर आप हर साल कवियों लेखकों को बुलाइए, उनको आप उनका उनकी भूमिका बढ़ाइए। लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं है, जबकि दो बड़े कवि साहब, दो बड़े छायावादी राष्ट्रीय कवि स्तर। हमारे यहाँ हाँ। हुए हैं, पंत जी और चंद्रकुमार बरसात। इसी तरह इतने बड़े लेखक हमारे हुए। देखिए एक पहाड़ एक छोटा सा भूगोल है, उसमें से एक इतने छोटे भूगोल से इतने महत्वपूर्ण लेखक आए। आप कुमाऊं में लीजिए, भजनलाल शाह, सुमेधानंदन पंत, मनोहर श्याम जोशी, भानु खोलिया, पंकज बिष्ट, हिमांशु जोशी, कितने लोगों के नाम बहुत। शैलेश मटियानी इतने बड़े लेखक, शैलेश मटियानी प्रेमचंद की परंपरा के बहुत बड़े लेखक। इसी तरह नाम पर गढ़वाल एक पुरस्कार रखा है, जी, उनके उनके नाम पर एक पुरस्कार का नाम रखा है शिक्षकों के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा है, लेकिन हाँ किसी जी। पुरस्कार दिया ठीक है। अभी मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर में। इसी तरह विद्यासागर नौटियाल, हरदत्त भट्ट शैलेश, चंद्रकुमार बरसाल, पीताम्बर दत्त बरसाल, जी। जरूरी, बहुत से लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। मैं नाम गिनाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन तो इतने छोटे भूगोल से इतने ज्यादा लेखक, और वो भी सब फर्स्ट रेट, चाहे वीरेंद्र नगवाल है हमारे लेखक पैदा नहीं हुए, जी। लेकिन क्या हमने उनकी ओर कोई ध्यान दिया है? हम उनका कोई सम्मान करते हैं? आज हालत है कि महादेवी वर्मा वो संस्थान एक जमाने में जब उसके जब उसके कर्ता धर्ता जो बटरोई भी थे,
उस समय वो बहुत जीवन बहुत बहुत सक्रिय था, उसके बाद फिर सक्रियता खत्म हो गई और अब वहाँ लगभग कुछ नहीं होता है। अब शायद थोड़ा बहुत कुछ होने लगे। हम लोग उसके निदेशक मंडल या कार्यकारिणी दिल्ली के कुछ लोग, पहले पंकज मिश्र थे, अब मैं हूँ, हरिकुमार मिश्र हैं, गीता गेरोला है देहरादून में, लेकिन आज तक उसकी कोई बैठक नहीं हुई। मैं अनेक बार सोचता हूँ कि छोड़ दूं, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़ने न छोड़ने में कोई फर्क नहीं, इसलिए वो सब जो का सदा क्यों जो रहा होगा। तो जो भी अच्छा कुछ करता है उसकी भूमिका खत्म नहीं होती। ये पूरी हमारी साहित्य संस्कृति का हम जी। उत्तराखंड की जो विभूतियां हैं, उत्तराखंड में जिन्होंने सचमुच कोई भूमिका निभाई है, उनको भी कहीं याद नहीं किया जाता। कोई पत्रिका जो है उत्तराखंड में साहित्य परिषद है, उसके अगर पत्रिका देख लें तो उसका जो हाल है उसको देखकर माथा पीटने का मन करता है। उसमें कहीं से उत्तराखंड के कवियों, लेखकों, विचारकों की कोई भूमिका नहीं। हाँ, हो सकता है देवभूमि के बारे में उसमें आपको 5 लेख मिल जाए, हो सकता है केदार खंड के बारे में आपको 2 लेख मिल जाए, हो सकता है बद्रीनाथ धाम की महिमा बताने वाली सामग्री मिल जाए। अरे हम इस सब का क्या करेंगे? आज हमारे किस काम आएंगे अगर हम उसमें उत्तराखंड में जो कवियों, लेखकों की नई पीढ़ी आ रही है उसकी भागीदारी नहीं बनने देते हैं, तो ये सब हमारे किस काम की? ये सब प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसमें वो क्या नई बात? ये सारी किताबें मेरे घर में पड़ी हुई हैं और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं उसको। तो ये सब हमारे काम की चीजें नहीं है। तो देवभूमि की रट लगाने से कुछ नहीं होगा। देवभूमि है हम, ठीक है, ये बात सही है कि हम ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से जिसका विशिष्ट महत्व है उसका उत्तराखंड का। 2 नदियां हमारे यहाँ से निकली हैं, इस देश की 2 बड़ी नदियां, गंगा, यमुना, हमारे क्षेत्र से निकली हैं। वहाँ जो है 4 बड़े धार्मिक स्थल हैं, जिनकी पूरे देश में महिमा है। लेकिन हम इनका हमेशा गुणगान करने के बजाय कुछ आगे की ओर हमको देखना चाहिए, कुछ भविष्य की ओर हमको देखना चाहिए। ये हम लोग नहीं देख पा रहे। ये उत्तराखंड मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है और ये पूरी जो हिमालय बेल्ट है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसके लिए बार बार सवाल उठता रहा है कि एक हिमालय नीति क्यों नहीं बनती जिससे कि हिमालय क्षेत्र का विकास हो जाए। तो इस तरह की बात कभी आपके दिमाग में आती है कि ये बात की हिमालय नीति क्यों नहीं बना रही होगी केंद्र सरकार, हिमालयी राज्य क्यों आपस में एकजुट होकर इस मांग को दृढ़ता से क्यों नहीं रख रहे होंगे? ये सुझाव भाटिया जी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस बारे में पहले इस बारे में सोचा गया है और एक कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक एक मध्य हिमालय क्षेत्र का एक ऐसा एक ऐसी एक ऐसा अंचल बनाने की कोशिश हुई, विचार पहले आया है और इस बारे में शेखर पाठक ज्यादा बता सकते हैं, जो इतिहासविद हैं और वो भी इससे जुड़े हुए थे, शेखर पाठक। तो मुझे लगता है कि शेखर पाठक इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल उठी और दबा दी गई क्योंकि किसी सत्ता की इसमें रुचि नहीं थी, कुछ पर्यावरणवादियों की रुचि थी और एक बार भटजी ने ये बात उठाई चरित्र पर, तो और जितने गांधीवादी लोग थे, गांधीवादियों की ओर से उठाई, लेकिन इसमें दरअसल हुआ नहीं। तो वो, और मुझे नहीं लगता कि होगा क्योंकि अब हम भू जैविक जो स्थितियां हैं उनके बारे में सोचना बंद कर लगभग इस देश में बंद हो चुका है। अगर इस देश में जो है मेट्रो नहीं, जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए अगर 30,000 पेड़ काटे जा सकते हैं, जो कि हुआ है अहमदाबाद से पुणे के बीच, 30,000 पेड़ रातों रात काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर प्रतिबंध लगाया तो सरकार की ओर से कहा गया कि ठीक है, लेकिन हम तो काट चुके हैं।
तो आप जब काट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कितना ही प्रतिबंध लगाए, उसको तो दोबारा नहीं लौटाया जा सकता। 30,000 की जगह अगर आपने 80,000 पेड़ भी लगा दिए पौधे, तो उनको पनपने में कितना समय लगेगा? और सालों में। तो ये बुनियादी रूप से सोच की बात है जो हम विकास के बारे में रखते हैं कि हम कैसा विकास चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन हम देखिए भूजैविक और समाज जो हम विभिन्न समाजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे यहाँ रहे, हमारे यहाँ बहुत सामाजिक विविधता रही, वो चाहे भोट हो, जो भोटिया लोग हों, चार लोग हों, जो वहाँ के आदिवासी जाति हैं, थारू हों, जो बोक्सा हैं, थारू हैं, ये यहाँ के जो लोग हैं त्यूणी और जौनपुर जौनसार के, तो इतनी जातीय विविधता हमारे यहाँ है। उन जातीय विविधता वाले जो समुदाय हैं उनकी अपनी अपनी कलाएं रही। मसलन फूल की जो कला हमारे यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल के सीमांत अंचलों में थी, उसमें एक जमाने में बहुत सुंदर कपड़े बुनाई। उसी तरह काष्ठ कला अभी भी आप लाखा मंडल में जाकर देख सकते हैं किस तरह वहां चिनाई और लकड़ी की कला तो कितनी उन्नत थी, इस कला की ओर कोई ध्यान नहीं है। तो सवाल ये है कि हम विकास के बारे में क्या हमारे पास कोई बड़ी दृष्टि है या सिर्फ ये है कि विकास के नाम पे पैसा दीजिए और आप वोट दे दीजिए हमको बस। तो यही सब बातें हैं जो आप टेहरी से आते हैं, आपका गांव भी डूब क्षेत्र में आता है, आपने अपने गांव को डूबते हुए देखा है, आप इतने संवेदनशील कवि हैं, तो थोड़ा क्या पास आके बोलिए आप इतने संवेदनशील कवि हैं, कभी टेहरी के डूबने पर आप की कोई कविता फूटी है या आपने कोई इसमें कोई किताब, आपकी कविता की किताब आने वाली है टेहरी के डूबने पर? देखिए काफल पानी शीर्षक मैं अपना गाँव है मतलब काफल पानी जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहां पर उसके लिए उसके बारे में मैंने बहुत सी कविताएं लिखी और पहाड़ मेरी बहुत सी कविताओं में रहा है शुरू से, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन से कभी दूर नहीं जा सकता और शायद जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से ऊर्जा मिलती रहती है बहुत। और क्योंकि मैं देखिए बिशन सिंह जी, विष्णु जी, बर्तन साफ करने इसलिए वो लोग हैं कि वहाँ पहाड़ में रोजगार नहीं है और अब वैसे बर्तन साफ नहीं करते हैं शहरों में। अब पहाड़ के लोगों ने अपने रोजगार को शुरू किए हैं और वो नौकरियों में भी आ गए हैं। अच्छे पदों पर हैं। हाँ, एक जमाना था जब वो लोग बर्तन साफ करते थे, एक जमाना था जब वो लोग पानी बेचने कलकत्ते तक चले जाते, गंगोत्री का पानी, है ना। तो मेरे मित्र लीलाधर जगूड़ी, उनके खानदान में काम बहुत होता था। तो उस समय तो यहाँ तक होता था कि हमारे इलाकों के बहुत से औजी लोग जो थोड़ा जागरूक थे नौजवान, वो अपना ढोल बजाना छोड़ करके पानी लेके जाते थे कलकत्ते वगैरह में, कहते थे हम ब्राह्मण। तो ये भी होता था, बहुत दिलचस्प बात है, मुझे बड़ा मजा आता है इस बात को सोच करके। तो अच्छा, तो खैर बहरहाल, तो मैं काफल पानी पर मैं एक कविता संग्रह मेरा आ रहा है जिसका नाम ही काफल पानी, और पहाड़ पर मैंने बहुत कविताएं लिखी और मेरे पास अपने घर के बारे में, पहाड़ के बारे में, विस्थापन के बारे में बहुत सी कविताएं हैं। लेकिन मैं काफल पानी शीर्षक से जो कविताएं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल अपने गांव, अपने इलाके का जो प्रकृति है और वहाँ का जो समाज शास्त्र है उसके बारे में उसका उल्लेख ज्यादा होगा।
तो देखिए मैं कब तक लिख पाता हूँ उसको। हम लोग पौन घंटे से अधिक बात कर चुके हैं और ठीक अब लगभग काफी टाइम हो गया है, आप भी थक रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ठीक है। आप अगर आखिरी में सार संक्षेप में जो कुछ आपको लगता है क्या कहना चाहिए उत्तराखंड को लेकर, कुछ आप आखिर में कुछ अपनी बात कहना चाहें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। संक्षेप में तो कहने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ विकास की नई धारणा आनी चाहिए और महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। मनरेगा का सुझाव बहुत अच्छा है, पहाड़ की खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए, क्योंकि पहाड़ में बहुत ही छोटे स्तर की खेती है, उसका स्तर कभी भी वो नहीं हो सकता जो पंजाब के गाँव हरियाणा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि आसपास छोटी छोटी जो होते हैं, आपके उपकरण जो है वहाँ ट्रैक्टर नहीं चला सकते, आप कैसे चलाएं। तो पहाड़ की अपनी जो विशिष्ट परंपराएं हैं, जो विशिष्ट रवायतें हैं और जो भू जैविक परिस्थितियां हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। और मुझे लगता ये है कि पहाड़ में ये वक्त है कि जब बागवानी को बढ़ावा दिया जाए और बागवानी के बारे में अगर सोचा जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पास घास एक ढलान है हमारे परिवार के पास, जो लगभग मुझे लगता है कि आधा मील लंबी चौड़ी है। जब हमारा घर ठीक-ठाक था, जब वहाँ लोग होते थे, उस समय वो घास हर साल बिकता था और आज से 10 साल पहले वो घास हर साल लगभग 10,000 रुपए में बिकता। 10,000 रुपए बहुत होते हैं। आज तक ये नहीं तय किया गया कि वहाँ कौन सा फल पैदा होगा, क्योंकि ऐसी कोई विशेषज्ञता हमारे पास नहीं थी। मेरे पिता बावजूद उसके आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और बहुत जागरूक व्यक्ति थे और बहुत पढ़े लिखे, जो संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के विद्वान थे। मैं उनके समकक्ष कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरे घर में विद्वता की बहुत बड़ी परंपरा थी, लेकिन हम लोगों को ये नहीं आता था कि इस घास के ढलान का क्या किया जाए। ये जो बहुत बड़ा घसारा है, इसका क्या करें? क्या वहाँ कुछ ऐसे फल लगाए जा सकते थे? इस बारे में अगर हम सोचें तो मुझे लगता है कि राह लोगों को मिली। लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ में हम लोग शामिल हो गए हैं, जिसमें एकमात्र इलाज पता चलता है कि नदियों पर बांध बनाना है। आज ये सारे बांध, कोटेश्वर बांध और ये सब विवाद तो ये जांचने वाला कोई नहीं है कि टिहरी बांध का कितना उपयोग हो रहा है, उसमें क्षमता के बराबर उत्पादन कर ही नहीं पा रहे। बहुत अभी तो 1400 मेगावाट भी हो रहा है। तो है अभी 1400 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, अभी 24 होना है। 10,000 मेगावाट अभी हुआ नहीं है। 1,000 मेगावाट नहीं हो पा रहे हैं, 1,000 मेगावाट कम है। तो ये हल्का फुल्का पर्यटन शुरू हुआ है, ठीक है, लोग राफ्टिंग के लिए जाते हैं, वहां तक कुछ दूर तक जाते हैं, हरियाणा तक, है ना। तो बस यही सब हो रहा है वहां पर। कोई शायद नौकाएं भी ठीक से नहीं हो पाए। दूसरी बात यह है कि तो ये सब विकास की जो दिशा है, ये एक अंधी दिशा है। इसमें जाके हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे और कोई रोजगार और कोई विकास सच्चे अर्थों में नहीं कर पाएंगे। हाँ, पैसे की आवाजाही बहुत बढ़ेगी और पैसा इधर से उधर बहुत होगा, जो होता ही है, तो अगर चुनाव में और ज्यादा होता है और संपत्ति की खरीद फरोख्त होगी और नई इमारतें, हाउसिंग बनाई जाएगी, ये इस सबसे पैसा जनरेट होगा और लोगों को लगेगा कि हाँ हमारे पास है। बस यही विकास है, इसके अलावा और कोई विकास नहीं। मेरे ख्याल से ये इस दुखद टिप्पणी पर हम समाप्त करते हैं। सच्चाई है वो तो यही है। ये सब उदास करने वाली स्थितियां हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास खुश होने का कोई कारण नहीं। खुश होने का कारण वो लोग हैं जो वहां हैं।
तो ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। आप जितने भी आपका लोग बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी जी। लोग जुड़े, हो सकता है इसमें कुछ काम की बातें हो और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं कुछ देख पा रहा था। आप सबको बहुत धन्यवाद। हम इस बारे में सोचें जरूर, और कुछ करने की शुरुआत कुछ सोचने से ही होती है। तो मुझे लगता है कि हम इस बारे में सोचें जरूर। हमारे जितने पत्रकार, बहुत से पत्रकार हैं जो मेरे परिचित हैं और जो इसमें जुड़े, मैं उन सबका आभारी हूँ। उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शंकर सिंह भाटिया जी, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की एक बड़े जलते हुए सवाल पर आपने सोचने का मौका दिया। जी, धन्यवाद। आपने हमको वक्त दिया और जो है ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण आगे बढ़ी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने और आगे भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उत्तराखंड के मुद्दों पर फिर कभी हमको वक्त दें और आगे हम बात बढ़ाएं। ओके, नमस्कार। नमस्कार।